हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शाखा स्टडी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं डीएसएसबी 2026 के लिए जो हमारे जनरल पेपर के प्रैक्टिस सेट्स की सीरीज चल रही है। उसमें आज प्रैक्टिस सेट नंबर 39 है। इससे पहले 38 प्रैक्टिस सेट्स हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आई होप कि आपने सभी प्रैक्टिस सेट्स जाकर देख लिए होंगे। अगर आपने सभी प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप डायरेक्टली प्लेलिस्ट पर पहुँचेंगे और ये सारे के सारे जो प्रैक्टिस सेट्स हैं वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। जाकर सारे प्रैक्टिस सेट को देख लें। सारे के सारे प्रैक्टिस सेट बिल्कुल आपके डीएसएसबी एग्जाम के बेस पर बनाए हुए हैं और ज़्यादातर जो है वो आपके डीएसएसबी 2025 में जो पेपर हुए हैं वहाँ से लिए गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इन प्रैक्टिस सेट्स में हम टोटल 50 क्वेश्चंस करते हैं, जिसमें हर सब्जेक्ट यानी जो 5 सब्जेक्ट आपके जनरल पेपर में जो पार्ट 1 होता है उसमें आते हैं। रीजनिंग, जीएस, मैथ्स और इंग्लिश और हिंदी, उसके 10 क्वेश्चंस आपके पर सब्जेक्ट हम यहाँ पर ले रहे हैं। जैसे कि मेन पेपर होता है उसमें आपके 100 क्वेश्चंस होते हैं और पर सब्जेक्ट आपके 20 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ 10 क्वेश्चन लिए हैं, जिससे कि पाँचों के पाँचों सब्जेक्ट आपके रिवाइज भी हो जाए और टाइम भी यहाँ पर ज़्यादा ना लगे। इसलिए हमने यहाँ पर 50 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट्स को यहाँ पर कंटिन्यू किया है। जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट जो हमारा सेक्शन होता है वो होता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी का। इसके हमको यहाँ पर 10 क्वेश्चन करने हैं। चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इसमें यहाँ पर कुछ अल्फ़ाबेट हैं और उनके मतलब दिए गए हैं। तो ए को क्या कहा जाता है, बी को क्या है, सी को क्या है, डी को क्या है। तो उनके बेस पर हमें यहाँ पर एक इक्वेशन दी है, उसका आंसर बताना है कि उसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए का मतलब है डिवीज़न, ए का मतलब डिवीज़न है, बी का मल्टीप्लिकेशन है, सी का एडिशन है और डी का सब्ट्रैक्शन है। तो बस इसको यहाँ पर अप्लाई करते हैं। ए की जगह पर डिवीज़न, डी की जगह पर यहाँ आ जाएगा आपका सब्ट्रैक्शन, ए की जगह पर आएगा फिर से आपका डिवीज़न, सी की जगह पर आएगा आपका एडिशन, बी की जगह पर है आपका मल्टीप्लिकेशन और डी की जगह पर आपका यहाँ पर क्या है, सब्ट्रैक्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले बॉड मास हम यूज़ करेंगे। तो देखिए जो डिवीज़न वाला है वो सॉल्व होगा। तो डिवीज़न के यहाँ पर दो हैं, एक ही है और एक आपका ये है। तो 39 डिवाइडेड बाई 3 आपका आ जाएगा 13। ठीक है, उसके बाद माइनस अब ये वाला सॉल्व होगा तो ये आ जाएगा आपका 12। उसके बाद प्लस 69 इंटू 4, तो 69 इंटू 4, 69 इंटू 4 और माइनस 19 ये आपका हो जाएगा। तो 13 में से 12 जाएंगे, एक बचेगा, प्लस 69 इंटू 4 आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा। तो 70 चौका 7 चौका 280 होता है। 280 में से हम 4 माइनस करेंगे तो 276 होगा और माइनस 19 ये यहाँ पर आपका हो जाएगा। यानी कि 277 में से हमें 19 माइनस करना है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, यूनिट डिजिट आपका 8 होगा। ठीक है, यूनिट डिजिट 8 होगा और दो पीछे से 258। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका 258 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना 258 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने ये रहा। इसने कहा है कि इफ़ ऑल द नंबर्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले इनको असेंडिंग ऑर्डर में ही लिख लेते हैं, यानी कि बढ़ते क्रम में। पहले सबसे छोटा तो क्या है आपका 192 है, उसके बाद आपका 265 है, उसके बाद आपका 476 है, उसके बाद देखिए तो आपका यहाँ पर 524 है और सबसे बड़ा जो है वो आपका 735 है, 735 है। इसने कहा है, इसने पूछा है कि देन द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी नंबर्स विल रिमेन अनचेंज्ड। कितने नंबर की जो पोजीशन है वो अनचेंज रहेगी। देखिए 524 पहले नंबर पर था, लेकिन 524 यहाँ पहले नंबर से हट गया। 735 दूसरे पर था, लास्ट में पहुंच गया, चेंज हो गया। 192 थर्ड पे था, फर्स्ट पे आएगा, ये भी चेंज हुआ। 476 आपका लास्ट से सेकंड था, लेकिन ये भी चेंज हुआ। और 265 लास्ट में था, ये भी चेंज हुआ। तो सारे के सारे चेंज हो गए हैं, यानी कोई भी नंबर ऐसा नहीं बचेगा जिसकी पोजीशन चेंज ना हुई हो। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। एक भी नंबर ऐसा नहीं बचा है जो अपरिवर्तित रहा हो। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर, 3 of the following 4-letter cluster pair are alike in a certain way and thus form a group. Which letter cluster pair does not belong to the group? बस आपको ये बताना है कि ऑड वन आउट यहाँ पर आपको छांटना है। तो इसके लिए हमने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले इनकी पोजीशंस लिख लेते हैं। ठीक है, तो आई होता है 9, आई होता है आपका 9, एल होता है 12, उसके बाद ओ होता है 15 और जे होता है 10। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कितना गैप है और यहाँ पर कितना गैप है। तो यहाँ पर आ जाएगा +3, यहाँ पर +3 है और यहाँ पर -5 है। दूसरा देखते हैं, N14 है, Q17 है, तो +3 हो रहा है। और नेक्स्ट में T आपका क्या है 20 है और O आपका 15 है, -5 हो रहा है। यानी कि पैटर्न हमें यहाँ पर मिल चुका है। अगर दो में से मिल रहा है तो इसका मतलब वही यहाँ पर पैटर्न है। क्या है पैटर्न आपका, +3 और दूसरे में आपका -5 यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर देखते हैं, P आपका 16 है, S आपका 19 है, तो +3 है। V आपका 22 है और R जो है आपका कितना है 18 है। तो देखिए V आपका 22 है, R आपका 18 है, तो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर +4 हो रहा है जबकि +5 होना चाहिए था। तो यही आपका क्या है यहाँ पर डिफरेंट हो जाएगा। थर्ड वाला क्या है आपका डिफरेंट हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये रहा।
इसमें देखिए कुछ लैंग्वेज कोडेड लैंग्वेज में आपको बताना है, कुछ वर्ड्स दिए हैं उनका फिर कोड दिया है, फिर कुछ वर्ड्स हैं, फिर कुछ कोड दिया हुआ है, तो आपको लास्ट में इन कोड से क्या निकालना है, रेन जूस का जो कोड है वो क्या होगा ये आपको बताना है। तो इनके लिए हमने आपको क्या बताया था कि जो वर्ड दिए हैं उनको एक साइड लिखते हैं और इक्वल टू में कोड लिख लेते हैं। इसी तरह से आपको जितने भी कोड दे रखे हैं उनको लिखना है और निकालना है हमें रेन और जूस का। तो इसको मैंने नेक्स्ट पेज पर लिख लिया है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, किस किस का निकालना है पहले वो देख लेते हैं, रेन और जूस, यानी कि हमें इन दोनों को यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो देखते हैं क्या, पहले अगर हम मैंगो का निकाल लें तो मैंगो इसमें भी है और मैंगो देखिए आपका इसमें भी है। तो फर्स्ट और थर्ड से देखते हैं क्या कॉमन है, इनमें मैंगो कॉमन है। ठीक है, क्या कॉमन है, मैंगो कॉमन है, यहाँ पर भी आपका क्या है, मैंगो कॉमन है। इन दोनों में कोड वर्ड में देखिए क्या कॉमन है, तो आपका पा कॉमन है, पा कॉमन है। ठीक है, तो पा यहाँ से क्या है, एलिमिनेट हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर शावर इन दोनों में कॉमन है, शावर क्या है, इन दोनों में कॉमन है। वर्ड में आपका सॉरी कोड में आपका ली कॉमन है। तो अब यहाँ से क्या बचा, एन ई बचा और यहाँ पर रेन बचा, यानी कि रेन का जो कोड है वो आपका क्या आ गया, एन ई हो गया। ठीक है, रेन का कोड क्या आ गया आपका, एन ई हो गया। तो ऑप्शन पर नजर डाल लेते हैं कि क्या एन ई अगर एक में होगा तो आंसर हमारा आ जाएगा, लेकिन देखिए एन ई इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो दो तो हमारे एलिमेंट हो चुके हैं। अब इन दोनों में हमारे नहीं है, तो दूसरा जो है अब हम उसको फाइंड करना होगा, यानी कि जूस का कोड जो है वो क्या होगा ये हमें बताना है। तो जूस के लिए देखिए हम क्या निकालेंगे, यूजिंग का हमें पता लगा लें तो जूस का अपने आप निकल जाएगा, क्योंकि मैंगो का हमारे पास क्या है, पी ए है। तो यूजिंग देखिए, यूजिंग इन दोनों में कॉमन है, और अगर इसमें देखें तो आपका जेड ओ कॉमन है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि यूजिंग का आपका जेड ओ है, तो बात का टी यू हो जाएगा और जूस का आपका आर एच हो जाएगा। ठीक है, जूस का क्या हो जाएगा, जूस का आपका आर एच हो जाएगा। तो एन ई आर एच क्या होगा हमारा, रेन जूस का कोड हो जाएगा। ठीक है, एन ई आर एच। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, एन ई आर एच आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा, यहाँ पर क्या है, इंटरचेंज करना है आपको प्लस और मल्टीप्लीकेशन को, माइनस और डिवीजन को। ठीक है, तो देखिए 16 प्लस 44 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 4 और प्लस को करना है मल्टीप्लाई से 5। तो सबसे पहले बॉड मास में ये सॉल्व होगा, 16 प्लस 11 आ जाएगा, माइनस फिर आपका मल्टीप्लिकेशन होता है तो ये आपका 20 हो जाएगा। तो 16 प्लस 11 ये 37 होगा, 37 माइनस 20 आपका कितना, 17 जो है वो, सॉरी कितना आ जाएगा, ये 37 नहीं आपका 27 होगा। कितना होगा, ये आपका 27 होगा। 27 में से 20 माइनस होगा तो आपका कितना, 7 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये रहा, ये आपका सिलोगिज्म का क्वेश्चन है और इनको हमने कैसे बताया आपको, 150 वाली मेथड से बचाया। ऑल वाले केस में आपका 150 होता है, यानी पहले वाले के लिए 100 होगा, सेकंड वाले के लिए 50 होगा। नो के केस में आपके दोनों 100 होते हैं। अब देखते हैं कंक्लूजन क्या है, तो सम है, सम का मतलब 50-50 होगा दोनों में, और नो के केस में 100-100 होगा दोनों के केस में। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं क्या, पहला है ऑल मिक्सर्स आर ग्राइंडर। तो पहले हम कंक्लूजन देखते हैं, तो सम ग्राइंडर्स आर मिक्सर्स। तो देखिए पहला जो है कंक्लूजन वो सीधा सीधा आपका पहले स्टेटमेंट से आ रहा है, तो हमें कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। तो देखिए ऑल है तो ऑल से सम पर हम जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो पहला वाला जो है आपका यहाँ पर एकदम सही हो जाएगा। सेकेंड वाले की अगर बात करें तो नो क्रशर इज ग्राइंडर, नो क्रशर इज ग्राइंडर। देखिए क्रशर यहाँ पर 100 है, कोई दिक्कत नहीं है। ग्राइंडर जो है, ग्राइंडर आपका यहाँ पर क्या है, ग्राइंडर आपका यहाँ पर 50 है, लेकिन यहाँ पर आपका जो ग्राइंडर है वो आपका 100 हो जाता है। तो 50 से 100 पर हम नहीं जा सकते हैं, ये हमने आपको बताया था। तो सेकंड वाला कंक्लूजन जो है वो यहाँ पर फॉलो नहीं करेगा, ओनली 1 यहाँ पर फॉलो करेगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने ये रहा, यहाँ पर भी आपका स्टेटमेंट है और कुछ यहाँ पर रीजन आपके दिए हुए हैं। तो आपको बताना है कि यहाँ पर आपका कौन सा जो रीजन है वो सही है, कौन सा रीजन संभावित कारण हो सकता है। स्टेटमेंट है, देयर हैज बीन अ विजिबल इम्पैक्ट ऑफ सोलर एनर्जी इन इंडियन एनर्जी सिनेरियो ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स। रीजन, सोलर एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन इंडियन विलेजेस। अच्छा, ये रूरल विलेज की बात हो रही है। तो रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी लाइक वाइंड, सोलर, वाटर एंड बायोमास हैव बोथ सोशल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स। हिंदी वाले देखें, पिछले कुछ वर्षों में भारतीय ऊर्जा परिदृश्य में सौर ऊर्जा का एक दृश्यमान प्रभाव रहा है। इसका कारण क्या है, भारतीय गांवों में जीवन स्तर में सुधार के लिए सौर ऊर्जा जिम्मेदार है। तो कहीं ना कहीं ये देखिए इसको कनेक्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसने पहले ही ब्रैकेट में दे दिया था कि प्रोवाइड बेनिफिट ऑफ रूरल विलेज। तो यहाँ पर जो आपका कारण है ये भी देखिए भारतीय गांवों की बात कर रहा है कि जीवन स्तर में सुधार के लिए सौर ऊर्जा जिम्मेदार है। बिल्कुल सही बात है, तो पहला वाला आप यहाँ पर ठीक हो जाएगा। दूसरी बात करें, पवन, सौर, जल और बायोमास जैसे ऊर्जा के नवीकरणीय रूपों से सामाजिक और आर्थिक दोनों ही लाभ है। बिल्कुल यहाँ पर सही बात है, तो दोनों ही ऑप्शन आपके यहाँ फॉलो कर जाएंगे, इसके संभावित कारण यहाँ पर हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही होगा, दोनों संभावित कारण इसके हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए,
इन दी फॉलोइंग सीरीज ओनली वन लेटर क्लस्टर इज इनकरेक्ट। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा जो लेटर क्लस्टर है वो इनकरेक्ट है। तो हमने देखा था पिछले कई सेट से हम देख रहे हैं कि हम सिर्फ लास्ट वाला देख लेते हैं और लास्ट वाले से हमारा आंसर आ जाता है। तो यहाँ पर भी हम उसी को ट्राई करते हैं। एल होता है आपका 12, N14, P16, S19, T20 और V22। तो यहाँ पर देखते हैं 2 का गैप, 2 का गैप, यहाँ पर आपका 3 का गैप है, फिर यहाँ पर 1 का गैप है, 3 1, बाकी सब में क्या है 2 2 का गैप है। तो कहीं ना कहीं ये 19 जो है ये आपका यहाँ पर गलत है। अगर ये आपका यहाँ 18 होता तो यहाँ भी 2 का गैप होता और यहाँ भी 2 का गैप होता। तो 19 आपका क्या है LOS इसमें दिया है, इसका मतलब ये LOS की जगह अगर ये LOR होता तो ये आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होता। तो यही आपका गलत है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने ये रहा, ABCDMN लिव ऑन 6 डिफरेंट फ्लोर्स, ओनली 2 पीपल लिव बिटवीन N and D। तो पहले 6 फ्लोर की बात यहाँ पर हो रही है, 1 2 3 4 5 6। इनको बिठाना है कि कौन से फ्लोर पर कौन रहता है। ओनली 2 पीपल लिव बिटवीन N and D, ठीक है। तो N और D के बीच में 2 लोग रहते हैं। ये भी हो सकता है कि D ऊपर हो और N हमारा नीचे हो, 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। ओनली 2 पीपल लिव बिटवीन M and C, M and C के बीच भी यहाँ पर क्या है 2 लोग रहते हैं, M and C के बीच भी 2 लोग रहते हैं। तो यहाँ भी आपकी 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, M ऊपर भी हो सकता है, M आपका नीचे भी रह सकता है। नो वन लिव्स अबव M, M से ऊपर कोई नहीं रहता है। इसका मतलब हमारी जो ये वाली पॉसिबिलिटी है यहाँ पर ठीक हो जाएगी और ये वाली गलत हो जाएगी, क्योंकि M को हमें 6 पर लेना पड़ेगा, क्योंकि इसने कहा है कि M से ऊपर कोई भी नहीं रहता है। अब M से ऊपर कोई नहीं रहता तो M को छोड़कर दो छोड़कर फिर यहाँ कौन मिलेगा आपको, C मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि इसने कहा कि M और C के बीच में 2 लोग रहते हैं। D C के नीचे लेकिन B के ऊपर रहता है। D जो है वो C के नीचे है, D आपका C के नीचे है लेकिन B के ऊपर है। ये भी आप यहाँ बात जो है हमारे यहाँ पर कन्फर्म हो चुकी है। अब देखिए, अब इन दोनों में से कौन सा वाला सही होगा। अब हमारा ओनली ये वाला ही ठीक हो सकता है, क्योंकि D को अगर हमने ऊपर ले लिया तो फिर नीचे हमें 3 लेने पड़ेंगे, जबकि 3 तो नीचे है ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि हमें ये वाली जो कंडीशन है ये लेनी पड़ेगी। D 2 छोड़ेंगे फिर क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर N आ जाएगा। अब एक बचा है हम उसको यहाँ बैठा देंगे, A B C D M और N। तो यहाँ पर A बचा है, A आपका 4th फ्लोर पर आ जाएगा। इसने पूछा है कि A के नीचे कितने लोग रहते हैं, तो A जो है हमारा वो यहाँ पर 4th फ्लोर पर रहता है, इसके नीचे 3 लोग रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 और रीजनिंग के लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज A स्टार B का मतलब ये है, A क्वेश्चन मार्क B का मतलब ये है, A ग्रेटर देन B का मतलब ये है और A सिंबल B का मतलब ये है। तो इसका मतलब हमें अगर ये है तो बताइए कि M और T में क्या रिलेशन है। तो देखिए M के साथ ये वाला सिंबल जो है I, तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर देखिए A इज़ ब्रदर ऑफ B, A इज़ ब्रदर ऑफ B, यानी कि M इज़ ब्रदर ऑफ I। ये यहाँ पर हमारा कंफर्म हो गया। अब I स्टार G, स्टार का मतलब क्या है A इज़ डॉटर ऑफ B, यानी कि I जो है वो डॉटर है किसकी, G की, I इज़ डॉटर ऑफ G। उसके बाद G क्वेश्चन मार्क H, जी के साथ क्या है क्वेश्चन मार्क है। तो जी देखिए कहाँ पर है आपका, क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है आपका ये रहा क्वेश्चन मार्क। ए इज फादर ऑफ बी, यानी कि जी इज फादर ऑफ, जी क्या है फादर है, किसका फादर है एच का। तो ये कहीं ना कहीं एक स्टेप नीचे आएगा, यानी कि ये इसके बराबर में ही आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जी इसका भी फादर है और जी आपका इसका भी फादर है, दोनों का फादर हो जाएगा। अब बात करते हैं एच ग्रेटर देन टी का मतलब है ए इज वाइफ ऑफ बी, यानी कि एच जो है वो वाइफ है किसकी, टी की। एच वाइफ है टी की तो टी मेल हो जाएगा और एच आपकी फीमेल हो जाएगी। इसने बताया पूछा है कि एम रिलेटेड टू टी, एम जो है वो टी से कैसे रिलेटेड है। तो देखिए टी की पत्नी, ठीक है, पत्नी की बहन का भाई, यानी कि पत्नी का भाई। ठीक है, तो टी की पत्नी का भाई एम है, टी की पत्नी का भाई है, टी की पत्नी का भाई है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पत्नी का भाई, वाइफ्स ब्रदर इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से रीजनिंग के 10 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पर जो है हमारा जनरल अवेयरनेस का। इसके भी हमको यहाँ पर 10 क्वेश्चन करने हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2025 में बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में मोटो जीपी दौड़ की मेजबानी करेगा। ये देखिए 2025 की बात हो रही है, 25 में कौन करेगा। तो वैसे तो आंसर इसका उस टाइम पर क्या था कि 2025 में उत्तर प्रदेश को मेजबानी करनी थी, लेकिन 2025 में क्या है इसको उत्तर प्रदेश से कैंसिल कर दिया गया था, उत्तर प्रदेश से इसका नाम हटा दिया गया था। और 2025 से ही नहीं, 2026 में भी अब मोटो जीपी भारत में नहीं होगी, 2026 में भी भारत का नाम मोटो जीपी रेस की मेजबानी से हटा दिया है। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे क्योंकि ये आपका क्वेश्चन आया हुआ था, इसलिए मैंने इसको ले लिया है। 2025 में भी दौड़ नहीं हुई भारत में और 2026 में भी नहीं होगी, ये पहले ही क्लियर हो चुका है, क्योंकि भारत का नाम मेजबानों की जो लिस्ट है, होस्ट की लिस्ट है, उससे हटा लिया गया है। तो होना था वैसे उत्तर प्रदेश के नोएडा में, आप जानते हैं बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट जो आपका ग्रेटर नोएडा में है, वहाँ पर ये होना था।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये रहा, As of June 2025, which ministry is leading India's initiative to achieve 500 gigawatt of non-fossil fuel capacity by 2030? जून 2025 तक कौन सा मंत्रालय 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन प्राप्त करने के लिए भारत की पहल का नेतृत्व कर रहा है? तो वो कौन सी मिनिस्ट्री है, वो कौन सा आपका मंत्रालय है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने रहा, अकॉर्डिंग टू द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA, ठीक है, CAA से रिलेटेड क्वेश्चन आप यहाँ पूछा गया है, एक्ट ऑफ 2019, फ्रॉम विच कंट्रीज मस्ट इंडिविजुअल्स बिलोंग टू बी एलिजिबल फॉर स्पेशल इंडियन सिटीजनशिप प्रोविजन? नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार भारतीय नागरिकता के विशेष प्रावधान के लिए पात्र होने वाले व्यक्तियों को किन देशों से संबंधित होना चाहिए? यानी किन देशों के जो व्यक्ति हैं, व्यक्ति मतलब माइनॉरिटी, किन देशों की जो माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी में आपके सिख हुए, हिंदू हुए और क्रिश्चियन, जैन, जो भी लोग हैं जो माइनॉरिटी में आते हैं, वो कौन से लोग हैं जो कहाँ के लोग हैं जो भारत में नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो उनमें आपका नाम आता है क्या क्या, पाकिस्तान, उसके अलावा अफगानिस्तान और उसके अलावा बांग्लादेश। ठीक है, इन 3 देशों के जो लोग हैं वो आपके यहाँ पर पात्र हैं, वो आपके एलिजिबल हो सकते हैं। तो ऑप्शन देखिए, अफगानिस्तान, म्यांमार नहीं है, नेपाल और भूटान नहीं है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, श्रीलंका नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आपका सही होगा, क्योंकि इसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों दिए हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये रहा, एज पर आर्टिकल 279A(1), The GST Council has to be constituted within how many days of commencement of the article? संशोधित संविधान के अनुच्छेद 279A(1) के अनुसार जीएसटी परिषद का गठन अनुच्छेद 279A के प्रारंभ होने के कितने दिनों के भीतर किया जाना चाहिए? 45 दिन, 90 दिन, 60 दिन या फिर 30 दिन? तो इसका ऑप्शन सही होगा थर्ड वाला, 60 दिनों के भीतर जो है होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये रहा, Which of the following language is most widely spoken in the Indian state of आंध्र प्रदेश? आंध्र प्रदेश में कौन सी भाषा जो है वो सबसे ज़्यादा बोली जाती है? तमिल, मलयालम, तेलुगु या फिर कन्नड़? तो आंध्र प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा भाषा बोली जाती है वो है आपकी तेलुगु। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तमिल जो है वो आपकी तमिलनाडु में बोली जाती है, ठीक है, तमिलनाडु में बोली जाती है। मलयालम जो है वो आपकी केरल में बोली जाती है, केरल में, और कन्नड़ जो है ये आपकी कर्नाटक में बोली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर वाइडली आंध्र प्रदेश की पूछा था, तो तेलुगु आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, एज ऑफ नवंबर 2024 हाउ मेनी बायोस्फीयर रिजर्व हैव बीन एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? नवंबर 2024 तक भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो स्थापित किए गए हैं? 18, 20, 22 या फिर 24? तो ऑप्शन सेकंड आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, 18। अगर आपसे पूछ ले कि पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो है भारत में कब स्थापित किया गया था और कौन सा था, तो वो था आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। और इसको कब स्थापित किया गया था? इसको किया गया था 1986 में। और जो सबसे बाद का मतलब लेटेस्ट जो है वो कौन सा है? वो है आपका पन्ना, जो कि आपका कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, MP में है। इसको कब? अगस्त 2011 में स्थापित किया गया था। तो सारे 18 के 18 आपको याद होने भी चाहिए, ठीक है, और वो कौन से आपके कहाँ स्थित है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। तो आगे जो लिस्ट है वो आपकी बायोस्फीयर रिजर्व की है, जो 18 के 18 बायोस्फीयर रिजर्व है वो हमने यहाँ पर लगा दिए हैं आपके लिए। सबसे पहले आपका नीलगिरी, जो कि तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में फैला हुआ है। दूसरा है गल्फ ऑफ मन्नार, जो तमिलनाडु में है। सुंदरबन आप जानते ही हैं, वेस्ट बंगाल में है। नंदा देवी उत्तराखंड में है। नौक्रेक मेघालय में है। पचमढ़ी जो है वो आपका मध्य प्रदेश में है। सिमलीपाल आपका उड़ीसा में है। अचकमार अमरकंटक जो है वो आपका छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में है, ठीक है। ग्रेट निकोबार जो है अंडमान निकोबार में है। अगस्त्य मलाई जो है वो केरला तमिलनाडु में है। कंचनजंगा जो है वो आपका सिक्किम में है। कोल डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में है। डिब्रू शिखो आपका असम में है। दिबांग जो है अरुणाचल प्रदेश में है। ग्रेट रण ऑफ कच्छ जो है वो आपका गुजरात में है। मानस असम और सेचलम हिल जो है वो आपका आंध्र प्रदेश में है। शेषलम और पन्ना जो है वो आपका मध्य प्रदेश में है। इस तरह से ये सारे के सारे 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो आपको याद रखने हैं। ये ज़्यादा याद रखना होता है कि वो कौन सा जो है
किस स्टेट में है, ठीक है, ये अक्सर आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सारे के सारे मैंने एक ही पेज पर ये कर दिए हैं, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको एक दो बार रिवाइज कर लेंगे तो ये आपको याद रह जाएगा, 2-3 बार पढ़ेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, एज पर द नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स प्रोग्रेस रिव्यू 2023 विच यूनियन टेरिटरी हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ मल्टी डायमेंशनली पुअर। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक प्रगति समीक्षा 2023 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में बहुआयामी रूप से गरीब लोगों का प्रतिशत सबसे ज्यादा है? दिल्ली, पुदुचेरी, लक्षद्वीप या फिर चंडीगढ़। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? दिल्ली। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 2023। और अगर इंटरनेशनली बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा गरीब लोग यहाँ पर पाए गए थे। सर्वे के अनुसार 2024 की बात करें तो 2024 में भी सबसे ज़्यादा गरीब लोग भारत में ही थे और 2025 में भी। हालांकि रैंक नहीं, हालांकि नंबर थोड़ा सा कम जरूर हुआ है, लेकिन ऑल ओवर वर्ल्ड की बात किया जाए तो नंबर में मतलब टॉप पर भारत ही है जहाँ पर सबसे ज़्यादा गरीब लोग पाए जाते हैं, ठीक है। और जो 2025 के बात करें अगर स्टेट वाइज भारत में, तो सबसे ज़्यादा जो गरीबी है वो आपकी कहाँ पर है? वो आपकी पाई जाती है बिहार में। बिहार टॉप पर है पुअर की लिस्ट में। सेकंड नंबर की अगर हम बात करें उसके बाद आता है आपका झारखंड, झारखंड आता है। थर्ड नंबर पर आपका उत्तर प्रदेश आता है, ठीक है। और फोर्थ नंबर पर आपका क्या आ जाता है, सॉरी थर्ड नंबर पर आपका मेघालय आता है, सॉरी थर्ड नंबर पर आपका मेघालय आता है। फोर्थ नंबर पर आपका यूपी उत्तर प्रदेश आता है और फिफ्थ नंबर पर आपका मध्य प्रदेश यानी एमपी आता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, स्टेट वाइज अगर पूछ ले तो सबसे ज़्यादा गरीबी बिहार, फिर झारखंड, फिर मेघालय, फिर उत्तर प्रदेश और फिर मध्य प्रदेश। तो 5 याद रखेंगे तो ये आपके लिए इनफ होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज दी कॉन्जेंशियल डिसीज? जन्मजात रोग क्या है? तो सभी जानते हैं जो जन्म से मौजूद हो रोग वो आपका जन्मजात रोग कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। विटामिन की कमी से होने वाले रोगों को क्या कहते हैं? डेफिशिएंसी डिसीज कहते हैं। क्या कहते हैं? डेफिशिएंसी डिसीज कहते हैं। या डिसीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के कारण होने वाले जो रोग हैं उनको क्या कहा जाता है? तो बैक्टीरिया वाले रोग को इन्फेक्शियस डिसीज कहा जाता है। क्या? इन्फेक्शियस डिसीज कहा जाता है। और बुढ़ापे के कारण होने वाले रोगों को आपका डीजेनरेटिव डिसीज कहा जाता है। क्या? जेनरेटिव डिसीज कहा जाता है, ठीक है। आंसर आपका यहाँ पर फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। जो जन्म से मौजूद रोग होते हैं उनको जन्मजात या कॉन्जेंशियल डिसीज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स मार्क द एंड ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? निम्नलिखित में से कौन सी घटना ने असहयोग आंदोलन को अंत को चिन्हित किया था? यानी किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को खत्म कर दिया था? जलियांवाला बाग? नहीं। चोरा चोरी कांड? बिल्कुल सही है। दूसरा गोलमेज या फिर नमक मार्च? तो देखिए क्या हुआ था, आपका जो असहयोग आंदोलन है वो आपका शुरू कब हुआ था? तो ये बात करें इसकी अगर स्टार्टिंग की, असहयोग आंदोलन जो आपका स्टार्ट हुआ था ये हुआ था 1920 में। असहयोग आंदोलन आपका 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ था। इसमें क्या था कि जो बाहरी वस्तुएं हैं उनका बहिष्कार और जो स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने के लिए एक मुहिम चलाई गई थी और ये आंदोलन शुरू हुआ था। और यहाँ पर स्वराज की भी मांग की गई थी। तो ये मतलब चल ही रहा था, ये कई लगभग 2 साल तक ये आंदोलन चला बहिष्कार का। तो बीच में क्या हुआ, चौरा चौरी जो कांड है वो हो गया था। चौरा चौरी कांड में क्या हुआ कि लगभग 22 पुलिसकर्मी की जो मृत्यु हो गई थी 4 फरवरी 1922 को, 4 फरवरी 1922 को, ठीक है। क्या हुआ था, लगभग 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई थी। तो इससे आहत होकर, क्योंकि गांधी जी जो थे वो बिल्कुल हिंसा को पसंद नहीं करते थे, यानी कि अहिंसावादी थे। तो उन्होंने देखा कि हिंसा जो है वो बढ़ती जा रही है, तो उन्होंने अपने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को यानी असहयोग आंदोलन को यहाँ पर बंद कर दिया था, ठीक है। तो कब कब वापस ले लिया था? ये 12 फरवरी, ठीक है। 4 फरवरी को एक घटना होती है जहाँ पर 22 पुलिस वाले मर गए थे और 12 फरवरी को इन्होंने इस आंदोलन को वापस ले लिया था, ठीक है। ये एक्चुअल में असहयोग आंदोलन जो था ये हो क्यों रहा था, किसके खिलाफ? तो ये आपके रूलेट एक्ट और उसके अलावा जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था 1919 में, 13 अप्रैल 1919 को, उसके और खिलाफत आंदोलन, इन तीनों के खिलाफ में आपका ये असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। लेकिन चौरा चौरी कांड के बाद इसको गांधी जी ने वापस ले लिया था 12 फरवरी 1922 को। चौरा चौरी हत्याकांड आपका 4 फरवरी 1922 को हुआ था और 12 फरवरी को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और जीएस के लास्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स? पौधों में होने वाली प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही है? देखिए क्वेश्चन ये रिपीटेड है तो कोई बात नहीं। इट कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इट इन्वॉल्व्स द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज आपका रेस्पिरेशन में होता है, फोटोसिंथेसिस में नहीं होता है। यहाँ आपका फोटोसिंथेसिस के बारे में पूछा है तो ये आपका गलत होगा। प्राइमरी टेक
टेक प्लेस ड्यूरिंग नाइट, नाइट में नहीं, ये आपका सूर्य के प्रकाश में होता है, सनलाइट में होता है, तो ये आपका डे लाइट में होता है, नाइट में नहीं होता है। इट अकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं, ये आपका क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है, तो आंसर आपका फर्स्ट वाला यहाँ पर करेक्ट होगा। इस तरह से आपके जीएस के 10 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सॉरी हमारा नेक्स्ट सेक्शन मैथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, इसके भी हमको यहाँ पर 10 क्वेश्चन करने हैं। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इफ 40% ऑफ ए नंबर इज 160 मोर देन इट्स 25%, देन फाइंड द नंबर। यदि किसी संख्या का 45% उसके 25% से 160 अधिक है तो वह संख्या क्या होगी। तो ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। संख्या का 45%, ठीक है, संख्या के 25% से कितना ज़्यादा है, तो ये आपका 160 ज़्यादा है, तो इसको इधर ले आएंगे, यानी कि 45x/100 माइनस 25x/100, तो 45 में से 25 यहाँ पर हमारा माइनस हो जाएगा, यानी कि x/100 हम कॉमन ले सकते हैं। अगर मैं बच्चों की तरह आपको सिखाऊं इसे, तो 45 माइनस 25 हो जाएगा इज इक्वल टू 160 हो जाएगा। ठीक है, तो 45 में से 25 गई, ये आपका 20 आएगा। अब ये आपका क्या बचा यहाँ पर, 20x डिवाइडेड बाई 100। अब या तो इसको आप क्या है काट लो, 20 पंजे 100 और 16 पंजे 80, एक्स की यहाँ पर क्योंकि 160 है तो 16 पंजे 80, 800 जो होगी वो आपकी यहाँ पर संख्या हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 2,800 and 4,400 respectively. After 4 months, C joined with 4,800. If the difference of C's share and A's share in the annual profit was 412, what is the total annual profit? इसने कहा है कि ए और बी क्रमशः 2800 और 5400 के निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू करते हैं। 4 महीने के बाद सी 4800 के साथ शामिल होता है। यदि वार्षिक लाभ में सी के हिस्से और ए के हिस्से में लाभ का अंतर 412 था तो कुल वार्षिक लाभ कितना था। तो देखिए जितना रेशो में इन्वेस्टमेंट होगा उतने में आपको लाभ मिलेगा। देखिए ए, बी और सी, ए ने कितना 2800 इन्वेस्ट किया, बी ने कितना किया 5400 किया, ठीक है, और सी ने कितना किया 4800 किया। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ समझने की है, ए और बी जो है स्टार्टिंग से ही इन्वेस्ट किया हुआ था, यानी कि इन्होंने, और यहाँ पर पूछा क्या था, देखिए एनुअल पूछा है, एनुअल प्रॉफिट यानी कि साल भर का, तो यानी कि इन्होंने पूरे 12 महीने तक इसको इन्वेस्ट किया, इन्होंने भी 12 महीने, लेकिन ये 4 महीने बाद आया था, तो इसकी जो राशि है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 8 महीने लगी। ठीक है, तो अब इसको हमें क्या करना है, रेशो को पहले जितना कटता है इसको काट लेंगे और यहाँ पर हमारा एक्चुअल जो रेशो है वो आ जाएगा। तो सब में 2 जीरो है, 2 जीरो को यहाँ पर हटा देते हैं। अब जो कटता है उसको काट लेते हैं, 4 से कटेगा 2 बार, 4 से कटेगा 3 बार और 4 से कटेगा ये भी आपका 3 बार। अब देखिए फिर से इसको काट सकते हैं 2 से, 2 से ये कट जाएगा, 2 कटा, ये आपका 54 27 आ जाएगा और ये आपका 14 आ जाएगा। अब देखिए क्या ये किसी से कट सकता है, ये आपका 3 से कटेगा, तो देखिए यहाँ भी 3 है, यहाँ भी आपका क्या है 3 है, और ये भी आपका 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 से 18, ये आपका 16 हुआ, ये 27 हुआ और ये आपका यहाँ पर 14 आ गया। कितना, 14 27 और 16, ये आपका यहाँ पर, सॉरी ये 16 नहीं हो, 16 सही है, ठीक है, ये इतना आपका यहाँ पर आ गया। ए और ए बी सी का जो रेशो है वो आपका 14 27 और 16 आ गया। इसने कहा है ए और सी के शेयर का जो डिफरेंस है, ए का 14 है, सी का 16 है, इनका डिफरेंस है 2, वो किसके बराबर दिया है, वो आपका 412 के बराबर दिया है। ठीक है, 412 के बराबर दिया हुआ है, तो इसने पूछा है कि टोटल लाभ जो है वो कितना होगा। टोटल लाभ यानी कि इस पूरे रेशो की वैल्यू हमें बतानी है। तो पूरे रेशो की वैल्यू क्या होगी, 14 16 30, 30 और 20 50 और 57, टोटल की वैल्यू कितनी है 57 है। 2 की वैल्यू 412 है, तो 1 की वैल्यू डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगी। अगर हम 1 की वैल्यू निकालें तो ये 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 छिक्का 12, 206 की हम 57 में यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो है आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो 206 57 की मल्टीप्लाई करेंगे, 7 छिक 42, 7 दूनी 14, 5 छंग 30 और 5 दूनी 10, ये आ गया आपका 2 4 7 1, यानी 11,742 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो उनका वार्षिक लाभ था, टोटल प्रॉफिट जो था वो आपका एनुअल प्रॉफिट वो 11,742 रुपये था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन है आपका प्रिज्म का। ठीक है, ये रहा राइट प्रिज्म। द बेस ऑफ ए राइट प्रिज्म इज स्केलेंट ट्रायंगल, यानी कि विषम बाहु है, कोई भी जो उसकी साइड है वो बराबर नहीं है। विद द साइड इन द रेशो, साइड का रेशो 10:17:21 है। इट्स पैरामीटर इज 96। ठीक है, पैरामीटर का मतलब क्या होता है कि उसकी जो साइड की पूरी लेंथ है उसको हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो हम 10 17 और 21 को अगर यहाँ पर ऐड करें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 21 से 31 31 38 48 आ जाएगा। ठीक है, 48 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमें पैरामीटर 96 दिया हुआ है। कितना 96, यानी कि डबल दिया हुआ है, डबल दिया हुआ है। इसका मतलब जो साइड हो जाएंगी वो आपकी डबल होंगी, 20 34 और आपकी 42 होंगी। ठीक है, साइड्स जो होंगी वो आपकी ये होंगी 20 34 और 42 होंगी। अब इसने कहा है कि इफ़ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म इज 2112 देन व्हाट इज द वॉल्यूम।
तो उसका वॉल्यूम हमें बताना है। तो देखिए साइड्स हमारे पास आ चुकी हैं, एक साइड 20 है, एक 34 है और एक आपकी 42 है। अब हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, इसकी हाइट निकालते हैं, क्योंकि हमें वॉल्यूम निकालने के लिए प्रिज्म की हाइट यहाँ पर पता होनी ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। इसका क्या एरिया, क्योंकि स्केलिन ट्रायंगल है, तो इसका एरिया क्या आप हीरोन फॉर्मूले से निकालेंगे, क्या एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है लेकिन अच्छा क्वेश्चन। एस यहाँ पर क्या बता रहा है, एस आपका बताता है सेमी पेरीमीटर को, तो पेरीमीटर 96 दिया है, तो सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा आपका 48 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली वैल्यू रखते हुए चलते हैं 48। अब एस माइनस ए यानी 48 में से हम 20 डायरेक्टली माइनस करने, ए बी सी तीनों को माइनस करना, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी होता है, तो ये आ जाएगा आपका 28। दूसरा वाला हम एस माइनस बी करेंगे यानी कि 34 माइनस करेंगे, तो ये आपका कितना 14 आ जाएगा। और एस माइनस सी, एस माइनस सी, सी कितना है आपका 42 है, तो 42 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका यहाँ पर क्या है, इसके अंदर वैल्यू आ चुकी है। अब इसको अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा स्प्लिट करें तो देखिए क्या है, ये 48 को हम 16 इंटू 3 लिख सकते हैं, ठीक है। 28 को हम क्या लिख सकते हैं, 28 को हम 2 इंटू 14 लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो 14 हमारा ऑलरेडी एक है और यहाँ पर 6 को 2 इंटू 3 हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर पेयर किस किस का बन रहा है, तो देखिए एक पेयर तो आपका 14 का है, यानी 14 बाहर आ जाएगा, एक पेयर आपका 2 का है, एक पेयर आपका 3 का है, और 16 आपका 4 का स्क्वायर होता है, तो बाहर आपका क्या क्या आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा और 14 आएगा, यानी कि ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ बेस। तो इसकी वैल्यू आएगी 4 तिया 12 दूनी 24, 24 की जब आप 14 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया, ये आपका एरिया ऑफ बेस आ गया। अब हाइट निकालने के लिए क्या करते हैं, हम टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। तो उससे हमारी क्या है, हाइट आ जाएगी, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया में हमें हाइट की भी जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम याद रखेंगे कि 336 हमारा क्या है, 336 जो आया वो हमारा ये सरफेस एरिया आया है। अब हम टोटल सरफेस एरिया यहाँ पर निकालेंगे, देखो इसको रफ करना पड़ेगा, 1 मिनट, साइड्स का पता हमें होना ज़रूरी है। तो हम इसको यहाँ पर क्या है थोड़ा रफ कर देते हैं और फिर हम यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमारे पास होता है 2 इंटू बेस इंटू 2 इंटू बेस एरिया, 2 इंटू एरिया ऑफ बेस जो हमने निकाला है, ठीक है, प्लस पेरीमीटर इंटू हाइट, प्लस पेरीमीटर इंटू हाइट। हमें देखिए यहाँ पर क्या दिया है, टोटल सरफेस एरिया दिया है, तो इसका यूज़ करके हम, इसलिए हमने ये टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है वो लगाया है। टोटल सरफेस एरिया 2112 दिया है, 2112 इज इक्वल टू 2 इंटू बेस एरिया कितना है 336 है, प्लस पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर आपका 96 इंटू हाइट, ठीक है। 336 इंटू 2 आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 300 दूनी 600 और 36 दूनी 72, 672 हो जाएगा। ये कितना 672 हो जाएगा, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 2112 माइनस 672 इज इक्वल टू 96 इंटू एच, ठीक है। अब इसको यहाँ पर जब हमने माइनस किया तो यहाँ पर आपका कितना आया, ये आपका आ जाता है 1440, कितना 1440 इज इक्वल, और ये 96 है, इसको यहाँ पर डिवाइड में लिख देते हैं, यहाँ पर एच आ गया, ठीक है। देखिए 12 से कट जाएगा, 12 अट्ठे 96, 8 बार कटा, और ये 12 बार 144 यानी 120 बार कटा, 8 से फिर कट जाएगा, 15 अट्ठे 120, हाइट आपकी यहाँ पर 15 आ गई, हाइट ऑफ प्रिज्म कितनी आ गई 15 आ गई। अब हम यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, अब हम इजीली इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या है, बेस एरिया इंटू हाइट होता है, तो बेस एरिया इंटू हाइट हमारा वॉल्यूम आ जाएगा। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन था लेकिन यहाँ पर इजीली हो जाएगा। वॉल्यूम क्या है हमारा, बेस एरिया, ठीक है, बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया था हमारा 336, हाइट आ गई हमारी 15, तो यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आंसर जो आ जाएगा वो यहाँ पर कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 5040, ठीक है, 5040 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये रहा, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम इज 630 फॉर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर्स एट द रेट ऑफ 6 पर एनम। द सम इज, सम आपका क्या होगा, किसी राशि पर 2 वर्ष की अवधि के लिए 6% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज दिया है, तो साधारण ब्याज 630 बराबर पी आर टी अपॉन 100 हम लगा देंगे, पी इंटू आर 6 है, टी टाइम आपका 2 है, डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसको हम यहाँ पर काट लेते हैं, ठीक है, 2 से कटेगा ये 50 बार, 6 से इसको काट लेंगे, 6 एकम 6 और 6 पंजे 30। तो अब देखिए इसको 5 पूरे 25 और 5 एकम 5, 52 50 आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सम आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर भी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। 5250 की राशि थी जिस पर ये आपको ब्याज मिला था 2 साल में 6% पर एनम की रेट से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये रहा, द एवरेज ऑफ 11 फर्स्ट 11 पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 20, ठीक है। तो देखिए 20 इंटू 1 प्लस 20 इंटू 2, इस तरह से आपको कहाँ तक ले जाना है, 20 इंटू 11 तक, और एवरेज के लिए आपको क्या करना है 11 से इसको डिवाइड कर देना है।
हमने आपको बताया, अगर यहाँ पर यहाँ से देखिए 20 को हम टोटली कॉमन ले सकते हैं, तो ये 1 + 2 + 3 से लेकर 11 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 11 आ जाएगा। हमने आपको बताया था कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का जो आपका एवरेज होता है वो आपका क्या होता है n + 1/2 होता है, ठीक है, n + 1/2 होता है। तो 11 11 ये कितना है आपका यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका 11 + 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 20 हमारा मल्टीपल में चल ही रहा है, 20 मल्टीपल में चल रहा है, तो ये आपका 10 बार कटेगा और ये 12 दाएँ 120 आपका यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 120 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, द डिफरेंस ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल, नंबर ऑफ बॉयज इज मोर, अच्छा यानी कि बॉयज़ जो है वो गर्ल्स से ज़्यादा है, ये इसने इंट में दे दिया है। इन द क्लास इज 40% ऑफ द सम ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड द गर्ल्स, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास। इसने क्या कहा है कि डिफरेंस जो है, यानी कि हमने मान लिया नंबर ऑफ बॉयज़, चलिए बी और जी से ही कर लेते हैं, बॉयज़ हमने बी मान लिए और गर्ल्स जो है वो हमने जी मान ली, तो इनका जो डिफरेंस है बॉयज़ माइनस गर्ल, क्योंकि बॉयज़ ज़्यादा है इसलिए हमने बॉयज़ में से गर्ल्स को माइनस किया है, वो कितना है, इज मोर देन 48% है, कितना है 48% है किसका, सम का, बी प्लस जी का, ठीक है। तो परसेंट का मतलब डिवाइडेड बाई 100, तो 100 की मल्टीप्लाई आपकी इधर हो जाएगी, ठीक है। तो 100 की हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं जिससे कि आपका स्पेस जो है वो बच जाए। 4 से काटेंगे तो 4 12 बार कटेगा, 4 से काटेंगे आपका 25 बार कटेगा, तो ये कितना आ जाएगा 25 बी इधर माइनस 12 बी, ठीक है, इज इक्वल टू ये कितना है 12 जी और प्लस 25 जी, ठीक है 25 जी। तो ये देखिए 25 में से 12 गए तो आपका 13 बी आया, इज इक्वल टू ये आपका कितना आ गया, ये 37 जी आया, ठीक है। तो बी और जी का जो रेशो है वो आपका 37 कितना आ गया 13 आ गया, ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 37:13 जो होगा वो यहाँ पर इनका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, डिवाइड 555 into 3 parts such that the second part is 4/5 of the first and the third part is 5/6 of the second. What is the fourth proportion to the first, second and the third parts? तो इसने कहा है कि 5 को यानी कि 555 को इस तरह से डिवाइड करना है, कैसे कि जो पहला पार्ट है सच दैट द सेकंड पार्ट इज 4/5 ऑफ द फर्स्ट पार्ट, मान लीजिए फर्स्ट पार्ट जो है वो 1 है, ठीक है, तो सेकंड पार्ट कितना होगा, सेकंड पार्ट 1 का 4/5 होगा यानी कि 4/5 होगा, सेकंड पार्ट जो है वो क्या होगा 4/5 होगा। और ये कह रहा है कि जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट जो है वो थर्ड वाला पार्ट जो है वो क्या है, वो आपका 5/6 है सेकंड का, यानी कि सेकंड आपका 4/5 है, इसका भी 5/6 है, 5/6 है, तो 5 से 5 कटा, ये दो से 2 बार, 2 से 3 बार, यानी कि थर्ड जो है वो आपका 2/3 है। यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की अगर हम यहाँ पर बात करें तो फर्स्ट हमने 1 माना, सेकंड आपका 4/5 होगा और थर्ड जो है वो आपका 2/3 होगा, ठीक है। तो अब इसको हम स्टैंडर्ड रेशियो में कन्वर्ट अगर करें तो 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इनका जो एलसीएम है 15 है, तो आ जाएगा 15 और ये आ जाएगा 12 और ये आ जाएगा आपका 10, ठीक है। 15, 12 और 10 जो है वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का रेशियो आ गया। इसने कहा है, इसने क्या कहा है, इसने पूछा है, अब देखिए तीनों का अगर हम सम यहाँ पर कर दें तो ये कितना आ जाएगा 15 2 17 27 37 आ जाएगा 37, ठीक है। तीनों का सम जो है 37 है, लेकिन हमें तीनों का सम 555 दे रखा है, तो 555 तक पहुँचने के लिए हमें कितने की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यहाँ पर देखिए ये इसका 15 गुना है, 15 15 सत्ते 105 और 10 कॉमन, 15 × 45 55, हाँ बिल्कुल 15 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो सब में हम 15 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो तीनों पार्ट हमारे यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर देखिए, इसको थोड़ा सा रफ करते हैं, यहाँ पर तीनों जो पार्ट है वो हमारे क्या क्या होंगे, सब में हम 15 की मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, सब में हम 15 की मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट क्या होगा 15 पंजे 225 होगा, सेकंड पार्ट क्या होगा हमारा 12 में 15 की करेंगे तो 15 दूनी 30 और 3 छंग 18, कितना होगा 180 होगा, और तीसरा जो पार्ट है वो कितना होगा 150 होगा, ठीक है, 150 होगा, 180 होगा, 225 होगा। इसने कहा है कि इनका चौथा सम, तो यहाँ पर देखिए फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकंड इज इक्वल टू थर्ड डिवाइडेड बाई फोर्थ, तो फोर्थ को हमने एक्स मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 225 डिवाइडेड बाई 180 इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाई एक्स, ठीक है। तो अब देखिए इसको यहाँ पर जो कटता है उसको काट लेंगे, तो ये 15 से देखिए 15 पंजे 225 होता है, तो 15 बार कटा, ये आपका 10 बचा। अब 5 से अगर इसको काटते हैं तो 5 या 15 और ये आपका 5 दूनी 10। अब देखिए इसको 3 से काटेंगे तो ये 60 आया और 60 दूनी 120, यानी कि एक्स की वैल्यू हमारे यहाँ पर 120 आ गई। 120 आपका जो फोर्थ प्रोपोर्शन है वो यहाँ पर आ चुका है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा टफ तो नहीं कह सकते हैं लेकिन ट्रिकी था, एक बार और वापस बैक करके वीडियो देख लेंगे तो आपको यहाँ पर इजीली समझ में आ जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर।
क्वेश्चन नंबर 8 आपका ये रहा, ए सोल्ड एन आर्टिकल टू बी एट ए प्रॉफिट ऑफ 35%। ठीक है, ए ने आर्टिकल को 35% के प्रॉफिट पर बेचा और बी ने सेम आर्टिकल को सी को 20% के लॉस पर बेचा और सी ने डी को 50% के प्रॉफिट पर बेचा। अगर डी ने 31,995 रुपये दिए थे तो बताइए कि कॉस्ट प्राइस जो है वो क्या था। कॉस्ट प्राइस पेड बाई ए फॉर द आर्टिकल, तो ए ने जो वस्तु है उसको कितने में खरीदा था। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या है, ए ने बी को बेचा। ठीक है, मान लीजिए 100 की थी वस्तु, 100 की नहीं, हम यहाँ पर इसको एक की मान लेते हैं। वस्तु जो है वो एक की थी। ठीक है, जब वस्तु एक की थी तो जिस पर ए ने खरीदा था तो ए ने कितने में बेचा, 35% के प्रॉफिट में, तो 135/100। ठीक है, यानी इसकी जो वैल्यू कितनी हो गई, 135/100 हो गई। वैल्यू 100 की थी, 35 का लाभ हुआ तो 135 इसको हमने यहाँ पर लिखा है। इसके बाद जब ये मतलब अब ये बी का वैल्यू है, अब बी ने जब सी को बेची तो उसको 20% की हानि पर बेची, यानी कि ये 100 की वैल्यू थी लेकिन इसने इसको 80 रुपये इसमें मिले, एक तरह से समझने के लिए। अब ये आपका सी का प्राइस हो गया। अब सी ने जब डी को बेची तो उसे 50% का लाभ हुआ, तो यानी कि ये 100 की वैल्यू इसने मानकर चली और 150 में इसको बेचा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इसने इसको कितने में बेचा, इसने जो बेचा था इसको इसने जो खरीदा था, डी ने जो रुपये दिए थे वो 31,995 दिए थे। तो बताइए कि ए ने वस्तु को कितने रुपये में खरीदा था। तो बस इसको देखिए, काट पीट करते हैं, 2 जीरो से आपका 2 जीरो ये खत्म हो गया। अब यहाँ पर इसको जब यहाँ पर काटते हैं तो 5 से 5 दिया 15 और ये 5 से 20 बार कटेगा। ठीक है, 4 से 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 5 से इसको काट लेंगे, 5 दिया 15 और 5 सत्ते 35। ठीक है, अब देखिए अब हमारे पास क्या बचा है, अब यहाँ पर देखिए 2 बचा है, ये आपका 3 बचा है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, 2 5 3 8, 8 और 1 9, तो ये आपका 9 से कट जाएगा। 9 से आपका ये क्या है, यहाँ पर कट जाएगा, ये आपका 37 है, सॉरी ये 37 नहीं, यहाँ पर 27 है, क्योंकि 5 दूनी 10, 2 बार कटा था ना, अभी देखिए क्वेश्चन में गड़बड़ हो जाती और ये फिर फंस जाता। ये 27 है, तो देखिए इसको हम 9 से काटेंगे, 9 तिया 27, ये आपका 3 बार, 9 से आपका ये भी कटेगा क्योंकि इनका जो अंकों का योग है, डिजिट का जो समय है वो 9 से डिविजिबल है। तो ये 9 से देखिए 9 तिया 27, 3 बार कटा, अब ये 1 बार जाएगा, फिर ये आपका कितनी बार कटेगा, सॉरी 9 तिया 27, 27 के बाद ये कितना है 49 बचा, 31, 27 और 4 31, 49, 9 चौक 36, 9 9 पंजे 45, तो 5 बार कटा, 45, फिर 49, फिर 9 पंजे 45। ठीक है, और फिर से 9 पंजे 45, ये आपका इतना बचा है। अब देखिए 15 15 3 18, ये फिर से आपका क्या है 9 से कट जाएगा, तो ये 3 ये और 3 ये 9 से काट लेंगे, तो आपका 9 तिया 27, 85 बचा, 9 नाम 81, 45 बचा। ठीक है, तो 9 पंजे 45, 395 जो है वो आपका यहाँ पर आ जाता है, 395। अब 395 में को हम किससे काटें, 395 को हम यहाँ पर किससे काटेंगे, ये आपका देखिए 2 बचा हुआ है, तो 2 से अभी ये कटेगा, तो 2 से काटा 1 बार, 2 एकम 2, 19 बचा, 2 नम 18 और 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, 19, 197.5 कितना आया, यानी ए की जो वैल्यू है, यानी ए ने जो पे किया वो कितना आया 197.5, और इंटू में देखिए एक 100 भी आपका बचा हुआ है, इंटू में 100, तो 19,750 जो होगा वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ए ने जो वस्तु वो खरीदी थी वो 19,750 में खरीदी थी, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने ये रहा, एक ग्रुप में पीपल, ए ग्रुप ऑफ कंसिस्ट मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन, 20% ऑफ देम आर मैन, 40% वुमेन एंड रेस्ट आर चिल्ड्रन, देयर एवरेज वेट आर 45, 60 एंड 40 kg रेस्पेक्टिवली, एवरेज वेट आपको बताना है। तो 20% जो थे वो आपके कितने थे, 20% आपके 45 kg के थे, 40% आपके 60 kg के थे, तो 20% जो थे वो 45 के थे। ठीक है, 40% जो थे वो आपके 60 के थे और बाकी कितने बचे, तो 40 बचे, 40% बचे क्योंकि टोटल 100% होता है, तो ये आपके कितने थे, आपके 40 के थे। अब इसको यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पर देखिए आपका कितना आएगा, अच्छा तो एवरेज बताना है, तो एवरेज डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा, तो ये कितना है आपका 45 दूनी 90 यानी कि 900 आ जाएगा, प्लस आपका ये कितना है 4 सिंह 2400 आ जाएगा। ठीक है, और फिर ये प्लस 4 चौक 1600 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई टोटल कितना है 100 है। तो देखिए सब में 2 जीरो है, तो 2 जीरो यानी कि 100 आप सबसे कॉमन ले सकते हैं। अब ये आपका ऐड हो जाएगा, 16 और 24 आपका कितना होता है, 24 और 36 40, 40 और 9 49, 49 आपका यहाँ पर एवरेज आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला आपका बिल्कुल सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और मैथमेटिक्स के लास्ट क्वेश्चन पर। स्टडी दी गिवन बार ग्राफ, बार ग्राफ को स्टडी करना है और क्वेश्चन का आंसर देना है। ये आपका बार ग्राफ है,
इसने कहा कि ग्राफ के आधार पर वितरक द्वारा पहले 3 महीनों में बेची गई कुल बाइकों की संख्या। तो नंबर ऑफ बाइक सोल्ड आपकी ये रही, पहले महीने में 110, दूसरे में 100 और तीसरे में 120। तीनों को ऐड करेंगे तो ये 300 हुआ और 20 और 10 30, 330 आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आपके मैथमेटिक्स के भी 10 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पर जो है आपका इंग्लिश लैंग्वेज का। इसके भी हमको यहाँ पर 10 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। तरुण वाज आउट ऑफ हिज कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन से बाहर आना यानी कि अपने आराम की जिंदगी छोड़कर बाहर आने का मतलब यहाँ पर क्या है? अ फिश आउट ऑफ वाटर, क्राइंग वुल्फ ऑन थिन आइस, या फिर अप अ क्रीक विदाउट ए पैडल। तो अ फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब होता है कि फिश को अगर आप सोच कर देखिए, अगर फिश को पानी से बाहर निकाल दिए तो वो अनकंफर्टेबल हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं आंसर तो इसका जो होगा वो आपका यही होगा कि वो एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन में पहुंच जाएगा। ठीक है, अनकंफर्टेबल या फिर थोड़ी जो ऑकवर्ड सिचुएशन होती है जहाँ पर आप किसी को ना जानते हो। अब मछली अगर पानी से बाहर आ जाएगी वो किसको जानेगी? किसी को नहीं जानेगी। तो ऐसी सिचुएशन में आपका फर्स्ट वाला आंसर होगा। क्राइंग वुल्फ का मतलब क्या होता है? रेजिंग अ फॉल्स अलार्म, मतलब एक फॉल्स अलार्म किसी को जगाना। ऑन थिन आइस, ऑन थिन आइस का मतलब क्या होता है? इन ए प्रिकेरियस और रिस्की सिचुएशन। अच्छा, एक बड़ी ही रिस्की सिचुएशन में हो ना, उन्हें थिन आइस कहते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर सोच कर भी देख सकते हैं, एक तो आइस हो मतलब ठंडी हो, ऊपर से वो थिन हो, पतली हो, तो एक तरह से दो धारी तलवार की तरह काम करेगी। अप ए क्रीक विदाउट ए पैडल, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन, इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन। ठीक है, डिफिकल्ट सिचुएशन इसका आंसर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर बेस्ट की बात की है तो बेस्ट आपका फिश आउट ऑफ वाटर ही होगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। आपको बताना है कि इनकरेक्टली स्पेल्ड जो है वो आपका कौन सा है। विद अनवेवरिंग परसिवरेंस, परसिवरेंस शी रियलाइज दैट हर एक्वेंटेंस विद इन्फ्लुएंशियल मेंटर्स। तो परसिवरेंस तो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, परसिवरेंस का मतलब होता है जो आपकी दृढ़ता होती है, दृढ़ता के साथ आप कोई काम करते हैं। जैसे आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपने सोच लिया कि इस बार करके रहना है, तो ये परसिवरेंस है। ठीक है, तो परसिवरेंस आपका सही है। इंडिस्पेंसिबल, इंडिस्पेंसिबल का मतलब यहाँ पर क्या होता है? इंडिस्पेंसिबल मतलब एब्सोल्युटली नेसेसरी, जो चीज़ बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। ठीक है, और अनवेवरिंग, अनवेवरिंग अनवेवरिंग भी यहाँ पर सही है, लेकिन एक्वेंटेंस जो है वो आपका ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। यहाँ पर क्या आता है? ए सी क्यू, यहाँ पर सिर्फ ए क्यू लिखा है तो ए सी क्यू आता है। इसका मतलब क्या होता है पूरे का? इसका मतलब होता है जो मतलब आपका जिससे आपकी हल्की फुल्की जानकारी हो। ठीक है, एक बस इंट्रोडक्शन टाइप हो, आपका जो घनिष्ठ मित्र ना हो, आपका बेस्ट फ्रेंड ना हो, ऐसे लोगों को क्या है आप एक्वेंटेंस में रख सकते हैं, जिनसे हल्की फुल्की जानकारी हो, बोलचाल हो बस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। हर रिएक्शन वाज डैश मीजर देन वन माइट एक्सपेक्ट इन सच ए वॉलेटाइल सिचुएशन। तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा। यहाँ पर देखिए ध्यान देने वाली बात ये कि देन आ रहा है, देन से ये किसी चीज़ को कंपेयर कर रहा है। तो कंपेयर करने का मतलब है कि कंपेरेटिव डिग्री का जो यहाँ पर यूज़ होना है। ठीक है, तो मीजर्ड, हर रिएक्शन वाज डैश मीजर्ड देन वन माइट एक्सपेक्ट इन सच ए वॉलेटाइल सिचुएशन। तो क्या मैनी आ सकता है? तो मैनी देखिए नहीं आता है। मैनी क्यों? जब भी आप कंपैरेटिव डिग्री की बात करें तो मैनी का यूज़ हम नहीं करते हैं। मोस्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री होता है, कंपैरेटिव नहीं होता है। मच भी क्या है आपका? मच भी आपका नहीं आ सकता है, यहाँ पर मोर आएगा। जैसे ब्यूटीफुल को कंपैरेटिव बनाने के लिए हम मोर का यूज़ करते हैं, इसी तरह से यहाँ पर भी मोर का यूज़ होगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हर रिएक्शन वाज मोर मेजर्ड देन वन माइट एक्सपेक्ट इन सच ए वोलेटाइल सिचुएशन। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये रहा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पर भी आपको ऑप्शन चूज करना है फिल इन द ब्लैंक में। द प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटली इन डैश एफिशिएंट मैनर देन एंटिसिपेटेड। तो देखिए यहाँ पर भी बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। यहाँ पर भी देखिए देन के साथ इसको कंपेयर किया गया है। ठीक है, तो मच एफिशिएंट होगा, वेरी एफिशिएंट होगा, मोस्ट एफिशिएंट होगा, या मोर एफिशिएंट होगा। तो द प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड इन अ मोर एफिशिएंट मैनर देन एंटिसिपेटेड। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए यहाँ पर भी आपको फिल इन द ब्लैंक में क्या करना है? क्वेश्चन टैग फिल करना है। द गर्ल क्वेश्चन, गर्ल ने क्वेश्चन किया यू आरंट अ डॉक्टर। ठीक है, तो इसका इसका क्या है कि इससे हमें, अब देखिए यहाँ पर इससे मतलब नहीं है, यहाँ से हमारा इससे मतलब नहीं है। जो क्वेश्चन टैग होगा वो हमारा इस अंदर वाले सेंटेंस के अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है, तो यू आरंट अ डॉक्टर ये नेगेटिव सेंटेंस है, डेफिनेटली क्वेश्चन टैग आपका पॉजिटिव होगा, सारे ही पॉजिटिव हैं, तो एलिमिनेट तो आप नहीं कर सकते। एलिमिनेट किस से करेंगे? तो देखिए आर है यहाँ पर। ठीक है, आर है तो आरंट की जगह पर क्या आ जाएगा आपका? आर यू आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने ये रहा,
सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ईडियम दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। आपको यहाँ पर क्या क्या सेलेक्ट करना है, ईडियम सेलेक्ट करना है जो अंडरलाइन सेगमेंट को सही मतलब मोस्ट अप्रोप्रिएटली सब्सटीट्यूट कर सके। द प्रोफेसर ऑफर्ड डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस बट द इंटर्न स्टिल डिड थिंग्स his in his own way। ठीक है, when the system crashed he was held responsible। it was a classic case of someone who invited trouble by ignoring good advice। ठीक है, तो invited trouble by ignoring good advice यानी कि अच्छी सलाह को मानने अच्छी सलाह को इग्नोर करके ट्रबल को इनवाइट करना। इसके लिए हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, तो देखिए फ्लू ऑफ द हैंडल, ब्रोक द आइस, आस्क्ड फॉर मून या फिर डग हिज ओन ग्रेव। तो यहाँ पर जो बेस्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, देखिए फ्लू ऑफ द हैंडल का मतलब यहाँ पर क्या होता है। फ्लू ऑफ द हैंडल की अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसका मतलब होता है लॉस्ट वंस टेम्पर सडनली, जो बहुत ही जल्दी अपने टेम्पर को लूज कर देता है, मतलब कि गुस्सा हो जाता है, तो उसको कहते हैं फ्लू ऑफ दी हैंडल। तो ये तो यहाँ पर इसका आंसर नहीं होगा। ब्रोक दिया इसका मतलब होता है कन्वर्सेशन स्टार्ट करना, यानी जैसे मान लीजिए कुछ लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, अब चुप चुप बैठे हैं, अब किसी ने बात शुरू की कि जी यहाँ पर मतलब क्या हो गया या क्या सिचुएशन है, तो जो ब्रोक द आइस मतलब जिसने बातचीत शुरू की, कन्वर्सेशन को स्टार्ट किया, तो ये भी यहाँ पर इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर नहीं होगा। आस्क्ड फॉर द मून, किसी ऐसी चीज़ की प्रार्थना करना या किसी ऐसी चीज़ की उम्मीद रखना जो इम्पॉसिबल हो। ठीक है, इम्पॉसिबल टू गेट, जिस चीज़ को मिलना आसान ना हो, इम्पॉसिबल हो लगभग, उस चीज़ के बारे में बात करना। ठीक है, डग हिज ओन ग्रेव, ग्रेव मतलब अपनी कब्र खुद खोदना। इसका मतलब क्या है, तो मतलब अच्छी एडवाइस को ना मानकर, इग्नोर करके ट्रबल को बुलाना, ये क्या हो जाएगा, अपनी कब्र खुद खोदना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, डग हिज ओन ग्रेव, इसको सब्स्टिट्यूट यहाँ पर कर देगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने ये रहा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। अब यहाँ पर आपको एंटोनिम बताना है अंडरलाइन वर्ड का। तो अंडरलाइन वर्ड है रवि कहता है श्याम्स प्रपोजल वाज क्वाइट एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस का मतलब हमने आपको कई बार बता दिया है। तो एम्बिग्यूअस का मतलब होता है जो चीज़ मतलब क्लियर ना हो, यानी जो एक से ज़्यादा जिसके मीनिंग निकल रहे हो। ठीक है, एक से ज़्यादा मीनिंग जिसके निकल रहे हो तो उसको एम्बिग्यूअस कहते हैं, यानी कि वो क्लियर ना हो, अनक्लियर हो। तो विशाल कहता है आई थॉट इट वाज डैश। अब यहाँ पर इसका एंटोनिम बताना है, एक्सप्लिसिट होगा, परमिसिव होगा, इक्विवोकल होगा या फिर इनफ्लेक्सिबल होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या आपका आंसर आना चाहिए। एम्बिग्यूअस का मतलब हमने आपको बताया है क्या होता है। एम्बिग्यूअस का जो मतलब होगा, अच्छा, मोर देन वन, जिसके मीनिंग मोर देन वन यहाँ पर निकल रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पर मीनिंग होगा। तो एक्सप्लिसिट और परमिसिव, इक्विवोकल और इनफ्लेक्सिबल। इनफ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है, अनविलिंग टू चेंज। जो इनफ्लेक्सिबल मतलब फ्लेक्सिबल ना हो, जो मतलब बिल्कुल चेंज ना हो रहा हो, चेंज जो ना होता हो, तो ये तो आंसर इसका यहाँ पर नहीं हो सकता। अगर बात करें परमिसिव की, तो परमिसिव का मतलब होता है अलाउइंग ग्रेट फ्रीडम, किसी को पूरी फ्रीडम दे देना। ठीक है, तो यहाँ पर इसका भी आंसर नहीं होगा, इससे ये रिलेटेड ही नहीं है। तो ये सेकंड दो ऑप्शन आपके यहाँ पर क्या है, एलिमिनेट हो चुके हैं। अगर थर्ड की बात करें, इक्विवोकल, इक्विवोकल का सॉरी परमिसिव की बात की थी हमने, इक्विवोकल, इक्विवोकल की अगर बात करें तो इसका देखिए इक्विवोकल यानी कि इसका भी मतलब क्या है कि जो चीज़ पूरी तरह से क्लियर ना हो, अनक्लियर ही यहाँ पर होता है। तो एक्सप्लिसिट, देखिए दो चीज़ होती है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट जो चीज़ बिल्कुल एकदम अपने आप में अलग अलग हो जाए, और इम्प्लिसिट क्या होती है, जो अलग ना हो सके। जैसे मैथमेटिक्स में कुछ फंक्शन होते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस ई की पावर एक्स। अगर आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स थोड़ा बहुत, तो इस टाइप के क्वेश्चन है जिनमें एक्स और वाई की टर्म्स को बिल्कुल अलग अलग नहीं लिखा जा सकता, वो आपके क्या होते हैं, इम्प्लिसिट होते हैं। और जिनको अलग अलग लिखा जा सकता है वो आपके एक्सप्लिसिट होते हैं। तो मतलब एक्सप्लिसिट का क्या हो गया, जो अलग अलग हो सकता है, यानी कि जिसका मीनिंग हम बिल्कुल सेपरेटली समझ सकते हैं, वो आपका एक्सप्लिसिट हो जाएगा। तो आंसर भी इसका यहाँ पर जो है एक्सप्लिसिट होगा, क्योंकि यहाँ पर आपसे एंटोनिम पूछा था। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल क्लियर सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने ये रहा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। यहाँ पर भी आपको क्या है, एंटोनिम बताना है अंडरलाइन वर्ड का। तो निशा कहती है द जजेस डिसीजन वाज क्वाइट लीनियंट। ठीक है, लीनियंट के बारे में भी देखिए इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये कई बार आपका आ चुका है। अमित कहता है दैट्स सरप्राइजिंग, अवर जज वाज वेरी डैश। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लीनियंट का हमें क्या है, एंटोनिम बताना है। तो प्रूडेंट का मतलब क्या होता है, तो पहले लीनियंट का मतलब हम अगर पता होगा तो इसका आंसर निकाल पाएंगे। लीनियंट का मतलब होता है जो बहुत ही ज़्यादा आपका मर्सीफुल हो, दयालु हो, मर्सीफुल। ठीक है, मर्सीफुल या टॉलरेंट हो, टॉलरेंट हो। ठीक है, मर्सीफुल या टॉलरेंट। तो इसका प्रूडेंट का मतलब होता है वाइज, यानी कि इंटेलिजेंट। स्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है, तो स्ट्रिक्ट का मतलब क्या हो जाएगा, जो मतलब मर्सीफुल ना हो,
सीधी-सीधी बात है। इसका क्या हो जाएगा, आपका एंटोनिम जो है वो स्ट्रिक्ट हो जाएगा। और अगर बात करें टॉलरेंट की, तो टॉलरेंट आपका इसका सिनोनिम हो जाएगा। आर्टिकुलेट क्या होता है? आर्टिकुलेट हमने आपको पहले ही बताया था एक प्रैक्टिस सेट में। आर्टिकुलेट का मतलब होता है जो अच्छा वक्ता होता है, जो बहुत अच्छा भाषण दे सकता है, उसको आर्टिकुलेट कहते हैं। जो मतलब बोलने की कला रखता है। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो आपका स्ट्रिक्ट हो जाएगा। लीनिएंट, उदार, उदार हिंदी में लीनिएंट के लिए आप उदार वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो स्ट्रिक्ट क्या हो जाएगा? स्ट्रिक्ट आप जानते ही हैं, जो उदार ना हो वो आपका स्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है? यू हैव कंप्लीटेड योर स्कूल असाइनमेंट। पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव बनेगा। तो देखिए, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तीनों एलिमिनेट हो गए। एक ही ऑप्शन बचता है जो नेगेटिव है, तो यही आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन टैग को आप ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं और आंसर यहाँ पर दे सकते हैं। वैसे भी देखिए, हैव वाला सेंटेंस है तो डेफिनेटली हैव से ही आपका बन जाएगा, हैवंट यू। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 और इंग्लिश का लास्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड या फ्रेज। अ पर्सन हु इज अपोज्ड टू वॉर एंड वायलेंस। एक ऐसा पर्सन जो अपोज करता है, विरोध करता है वॉर का और वायलेंस का, यानी कि हिंसा का और युद्ध का, जो अपोज करे। एक्टिविस्ट, एक्टिविस्ट कौन होते हैं? जो मतलब प्रदर्शन वगैरह करते रहते हैं किसी चीज़ को लेकर। पैसिफिस्ट, पेसिमिस्ट और फेटलिस्ट। देखिए, पेसिमिस्ट कौन होता है? पेसिमिस्ट होते हैं निराशावादी। हिंदी अगर शुद्ध हिंदी में आपको बताऊँ, निराशावादी लोग जो होते हैं, मतलब जो हर चीज़ में हर चीज़ को नेगेटिवली देखने की कोशिश करते हैं। फेटलिस्ट कौन होते हैं? फेटलिस्ट की अगर हम आप बात करें तो फेटलिस्ट होते हैं भाग्यवादी। भाग्यवादी मतलब ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, भाग्यवादी कौन? जो ये सोचते हैं, जो ये धारणा रखते हैं कि जो भी होना है वो पहले से फिक्स है, ठीक है? जो भी होना है कि जो भी हो रहा है वो पहले से फिक्स है। हर चीज़ पहले से फिक्स हो चुकी है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। वो भाग्य पर पूरी तरह से निर्भर होते हैं, उनको फैटलिस्ट कहा जाता है, भाग्यवादी कहा जाता है। कहते हैं ना कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, जो लिखा है वो मतलब जो किस्मत में है वो पहले ही लिख चुका है। तो इस इनको कहते हैं फैटलिस्ट। अब बात यहाँ पर आती है कि ऐसा पर्सन जो वॉर और वायलेंस का अपोज़ करता है उसे पैसिफिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? पैसिफिस्ट कहते हैं। हू बिलीव्स दैट वॉर एंड वायलेंस आर अनजस्टिफिएबल। ठीक है? इनको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपके इंग्लिश के 10 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अब चलते हैं अपने लास्ट सेक्शन, हिंदी भाषा वाले सेक्शन पर। इसके भी आपको 10 क्वेश्चन यहाँ पर देखने हैं। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, नज़र नज़र करना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? नज़र करना, ये देखिए, नज़र करना ये आपका उर्दू फ़ारसी का एक क्या है, मुहावरा है, उर्दू फ़ारसी का। तो नज़र करना, नज़र करने का मतलब भेंट करना, दिखाई देना, पेशगी या फिर देखना। तो देखिए, नज़र करना आपने सुना होगा, जब कहीं शेरो शायरी का प्रोग्राम होता है या कवि सम्मेलन होता है, तो वहाँ पर आपने देखा होगा, कहते हैं कि एक शेर आपकी नज़र करना चाहता हूँ। तो नज़र करना मतलब आपको भेंट करना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित वाक्य खंड को सही क्रम में लगाना है। मेरा गगन है नाम, ठीक है? तो सीधा-सीधा इससे सिंपल क्या ही क्वेश्चन होगा कि मेरा नाम गगन है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अनुसंधित सा शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश निम्नलिखित में से चुनिए, ठीक है? अनुसंधान की इच्छा, बिल्कुल सही है। आम आम का बगीचा चोट खाया हुआ या राजा का बगीचा नहीं होगा। अनुसंधान की इच्छा जो रखता है, अनुसंधिता उसको कहलाता है। अनुसंधान की जो इच्छा होती है, उसको अनुसंधिता कहते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4, वह घर डैश बाहर निकली। वाक्य के रिक्त स्थान को उचित कारक से पूर्ण करना है। से, को, ने या में। तो वह घर से बाहर निकली, ये बिल्कुल सही होगा। और यहाँ पर देखिए, अलगाव की बात हो रही है, तो कौन सा कारक आएगा? ये अपादान कारक की बात यहाँ पर हो रही है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उसे क्या कहेंगे? अटल, अतिक्रमण, अगोचर या फिर आगामी। अटल कहते हैं जो टल नहीं सकता, ठीक है? जो टल नहीं सकता। अतिक्रमण कहते हैं जो मतलब अतिक्रमण जो बाउंड्री के बाहर हो। जैसे देखा ना आपका कि घरों की या जो दुकानें होती हैं सड़क के किनारे, वो बाउंड्री उनकी इतनी होती है लेकिन वो सामान इतना फैलाए रखते हैं, तो वो सब क्या होता है? वो सब अतिक्रमण होता है। तो बाउंड्री से बाहर जाना अतिक्रमण कहलाता है। अगोचर, अगोचर कहते हैं जिसको इंद्रियों से ना पहचाना जा सके, ठीक है? जिसको मतलब इंद्रियों की पहुँच से जो बाहर हो, आँख, नाक, कान से जो ना दिख सके, उसको अगोचर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। आगामी मतलब आगे आने वाले को कहते हैं, तो यहाँ पर सही आंसर आपका 3rd ही होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न नंबर 5 है, गरीबों डैश मत सताओ। गरीबों पर, गरीबों के, गरीबों को या गरीबों से। तो गरीबों को मत सताओ, इसका क्या है आपका? गरीबों को मत सताओ, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। कौन से कारक की यहाँ पर बात हुई है? तो ये आपका कर्म कारक की बात हो रही है। चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। प्रश्न नंबर 7 है, नीचे दिए गए रेखांकित शब्द जड़ता,
जड़ता का पर्यायवाची बताना है। जड़ता त्यागो और लक्ष्य प्राप्ति के प्रयास में जुट जाओ। जड़ता का मतलब क्या होता है? जड़ता मतलब जो मनुष्य में या स्टूडेंट में आप देखेंगे तो आलस आने लगता है, उसको त्यागना है। आलस या जो सुस्ती होती है उसको जड़ता कहते हैं। ठीक है? तो गतिहीनता मतलब गति चलते-चलते जो आदमी रुक जाता है, उसमें गति की कमी हो जाती है, तो उसको जड़ता कहते हैं। चिंता, बखेड़ा, झंझट, ये सारी चीज़ें क्या हैं आपकी इनके इसके एक तरह से चिंता, बखेड़ा और झंझट। चिंता, बखेड़ा और झंझट। चिंता ना होना, देखिए जड़ता का मतलब क्या हो जाएगा कि आदमी आलस हो जाएगा, चिंता होगी तो वो आलस नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो सही शब्द है इसके लिए वो है आपका तंद्रिलता। तंद्रिलता का मतलब भी वही होता है कि जब आदमी थोड़ा सोया-सोया सा रहता है, मतलब नींद जैसी स्थिति में, निद्रा जैसी स्थिति में, यहाँ पे देखिए निद्रा छुपा हुआ है, निद्रा जैसी स्थिति में होता है, निद्रा की स्थिति में, सुस्त सा होता है, तो उसको क्या कह देते हैं? तंद्रिलता या जड़ता कहते हैं। तो उसको त्यागना है और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जुट जाना है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। नीचे दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द है, कठोर का पर्यायवाची बताना है। बंद करो अपनी कठोर वाणी, घनानंद। अल्प, प्रलाप, परुष या फिर अनर्गल। ठीक है? तो अल्प का मतलब होता है थोड़ा, प्रलाप का मतलब क्या होता है? प्रलाप का मतलब होता है जो फालतू की बकवास होती है, व्यर्थ बकवास को कहते हैं क्या? प्रलाप। उसके अलावा परुष, परुष की बात करें तो परुष का मतलब होता है कठोर। ठीक है? ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा। अनर्गल की बात करें जो जो मतलब बिना सिर पैर की बात, जिसका कोई ना सर है ना पैर है, मतलब ना एंडिंग है, ना एंडिंग का पता है, ना स्टार्टिंग का पता है, ऐसी जो बातें होती हैं उनको अनर्गल कहते हैं। तो आंसर जो होगा वो आपका यहाँ पर कौन-सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 परुष, कठोर का पर्यायवाची परुष हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। यात्री चालक डैश रुपए देता है। चालक को की का से, तो को आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है? कानून के अनुसार जो रिश्वत देते हैं वह भी दंड का भोगी नहीं, दंड के भोगी आएगा, ये गलत हो गया। यह चीज अपने हाथ से यह चीज आप अपने हाथ से उन्हें दीजिए, ये बिल्कुल सही लग रहा है। नेत्रों के सभी रोगों में सूर्य की किरणें बहुत मूल्यवान है। नेत्रों के सभी रोगों में नेत्रों के सभी रोगों में सूर्य की किरणें बहुत मूल्यवान है। ठीक है? तो देखिए मूल्यवान अपने आप में एक पूरा परफेक्ट वर्ड है, तो यहाँ पर बहुत की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? नेत्रों के सभी रोगों में सूर्य की किरणें मूल्यवान है, इतना सेंटेंस जो होगा वो आपका सही होगा। तो बहुत यहाँ पर क्या है, इंग्लिश में अगर बोलूँ तो मैं सुपरफ्लस का काम कर रहा है। ठीक है? यह अपने विषय की एक ही और सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है। तो देखिए ये भी यहाँ पर आपका ठीक नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। यह चीज़ अपने हाथ से उन्हें दीजिए, यह चीज़ आप अपने हाथ से उन्हें दीजिए। ऑप्शन नंबर जो आपका सेकंड है वो करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आपकी हिंदी के 10 और इस प्रैक्टिस सेट के पूरे 50% यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। ये जो पेपर था 2025 में डीएसएसबी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के पेपर से ये क्वेश्चन आपके लिए गए थे, यानी कि ये सारे के सारे आपके क्या थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे और इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन इसी टाइप के जो है आगे भी पूछने की संभावनाएं पूरी होती हैं। तो आई होप कि ये सभी प्रश्न और उनके उत्तर और हमारा एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।